हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट 11 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये है क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन जो है सो रोटेशनल डायनामिक्स से है, दूसरा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है, तीसरा क्वेश्चन बोस थ्योरी से है, चौथा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है और पांचवा क्वेश्चन लाइट से है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास एक टेबल है, टेबल पे एक मास है जो 1 kg का रखा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। और एक ये लाइट पुली है, लाइट भी है और फ्रिक्शनलेस भी है, छोटा पुली। ये बड़ा पुली है, इसमें फ्रिक्शन भी है और इसका मास भी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। इसके साथ यहाँ से इसके सेंटर से एक दूसरा मास जो है वो हैंग कर रहा है, उसका मास है 1 kg और ये स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है और ये फिक्स्ड है। बताना ये है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज हाउ मच। ये जो ब्लॉक है m2, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम सबका निकाल लेते हैं, मास 1 का, मास 2 का और इस पुली का। इस पुली का नहीं, क्योंकि ये मासलेस है और लाइट मतलब मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई टेंशन होगा, इसमें वही टेंशन यहाँ भी होगा। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट का अपोज करता है। मान लेते हैं उस टेंशन का नाम है T1। ये फ्रिक्शनलेस है और लाइट है। लाइट है तो दोनों तरफ जो इसका टेंशन है वो सेम हो जाएगा। यदि लाइट नहीं होता, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, तो दोनों तरफ इसका टेंशन सेम नहीं होता, जो कि आप देखोगे इस केस में। यहाँ पर ये हमेशा अपोज करता है, T1 है इसमें। अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है सो मासलेस नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रोटेट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ जो है सो टेंशन सेम नहीं रहेगा। यदि दोनों तरफ टेंशन सेम हो गया तो इसको घुमाने के लिए टॉर्क कौन लगाएगा? जितना टॉर्क ए लगा रहा है उतना ही टॉर्क ए लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क 0 हो गया, मतलब ये घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ घूम रहा है, तो इसका मतलब है टॉर्क दोनों साइड में अलग अलग है। और यहाँ पर जो फोर्स है वो T3 है। इस पर जो एक फोर्स लग रहा है वो M2G है नीचे, और इस पर भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो हम उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल हम एक्स डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें म्यू एन निकालना पड़ता और एन जो है सो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। वैसे दिखाना है आपको तो दिखा सकते हो, उधर हम कुछ करेंगे नहीं, इस पर नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे फोर्सेस हैं जो मास m1, मास m2 और इस पुली पर लगे हैं। इसके अलावा और कोई भी फोर्सेस नहीं है। एक और फोर्सेस है, मैं तो उसे भूल गई। इसका मास है, पुली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मतलब इसका मास है, और इसका मास है तो इसका वेट है। मतलब एक फोर्स यहाँ पर m3G बोल रहे हैं। m3 क्या है? m3 जो है सो पुली का मास है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालना पड़ेगा। पुली का मास है, ठीक है। अब सब फोर्सेस यहाँ पर हो चुके हैं, तो और फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिए हैं सारे फोर्सेस दिखाकर। अब हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स का। तो एक एक करके चलते हैं। पहले m1 का चलते हैं। m1 का यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। इस पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। m1 के लिए हम जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टेंशन T1 है, तो इसका मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन जो है सो इसको भी लिखते हैं। पहले मान लेते कहते हैं A1 है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कुछ दूसरा होगा। इसका A2 होगा, इसका A1 होगा, और इसका A2 है तो इसका भी A2 होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये भी A2 है। अब मास M2 का चले, ये यहाँ पे M2 पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे M2G। ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है? P3।
और ये m1 चल रहा है एक्सलेशन a2 से, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद पुली चले, पुली पर पुली का मास है m3, नीचे लग रहा है और टेंशन भी नीचे लग रहा है, और ऊपर में फोर्स लग रहा है T1 और T2, T1 और T2 ऊपर में। तो ये किस एक्सलेशन से चल रहा है, m2 से, इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों के लिए हम ट्रांसलेशनल देख लिए, ये जो देख रहे हैं वो सब ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल देख रहे हैं। अब हम चलते हैं एक तो रोटेशनल। कौन रोटेट कर रहा है? ऑफकोर्स पुली रोटेट करेगा। तो पुली रोटेट कर रहा है, ये पुली तो रोटेट कर रहा है, ऑफकोर्स ये रोटेट कर रहा है, लेकिन हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, क्योंकि लाइट है, मास जीरो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। तो उसके बारे में हमें कोई क्वेश्चन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका लिखेंगे। तो इस पर जो है सो टॉर्क लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, राइट, तभी नीचे जाएगा। तो ए वाला फोर्स जो है ज्यादा है T2, तो T2 एक टॉर्क लगाया, T2 टाइम्स R। टॉर्क कितना होता है, कहीं लिख लेते हैं, टॉर्क होता है R क्रॉस F, राइट, क्रॉस है। मतलब ये कहने को है कि ये जो फोर्स आर्म है, यदि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो सिंपली RF लिखेंगे। इस केस में देखिए ये जो टॉर्क लग रहा है किसके एक्सिस, किसके अबाउट लग रहा है, ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इस ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, इसको कैसे बना दे, इधर से निकल गया ऐसे। तो यहां से इसके बीच का जो एंगल है ये R वेक्टर हुआ और ये T वेक्टर हुआ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सिंपली में R, T लिखना है, ये R नहीं कैपिटल R है ना, R, T नहीं, R डॉट T। दूसरा टॉर्क है T1 लगा रहा है, वो है T1 डॉट R। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इसको इधर घुमाना चाहता है, एक इसको इधर घुमाना चाहता है, तो दोनों का माइनस साइन कर दिया। तो इतना टॉर्क लग गया। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है I अल्फा। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा, अल्फा इसका लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर जो है सो प्योर रोलिंग है एक तरह से। तो यहाँ पर जो है ये जो रिलेशन है, जैसे v इक्वल टू ओमेगा r होता है रिलेशन, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया a एक्सेलरेशन, ये बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r, जो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, T2 माइनस T1 टाइम्स R, I अल्फा की जगह पर a बाय R। तो T2 माइनस T1 कितना आ गया, IA बाय R स्क्वायर। ये R ए कौन सा ये है, इसका एक्सेलरेशन, राइट, A2 है, तो हमें A2 लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सारी चीजें निकाल लेना है जो पूछा गया है। वेरिएबल कितने हमारे पास देख लीजिए, T1, T2, T3, 3 वेरिएबल, A1, A2, 3 2 5 वेरिएबल्स, और हमारे पास इक्वेशन है 4। हम लोग शॉर्ट पढ़ रहे हैं एक इक्वेशन से, राइट। तो A1 और A2 में एक रिलेशन है, A1 और A2 में आप देखते हैं कि एक रिलेशन है। ये जितना रस्सी छोड़ रहा है उतना ही रस्सी से ये नीचे आ रहा है, राइट, लेकिन ये भी लेंथ बढ़ गया और ये भी लेंथ बढ़ गया। जैसे कि ये जो है हमारा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। अब क्या करता है ये जो है सो नेक्स्ट टाइम ये यहाँ आ जाता है, इसका कलर चेंज कर दे, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ आ जाता है और ये पुली जो है सो यहाँ आ जाता है। तो ये उसका जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला स्ट्रिंग जो है शुरू में L1 जो था वो हो गया L1 माइनस एक्स। अब राइट, थोड़ा सा ये x है, x कम पड़ गया, ये कितना चल लिया x, ये कितना चल लिया, ये चल लिया y। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये शुरू में था L2, ये भी था L2, अब ये हो गया L2 प्लस वाई, ये भी हो गया L2 प्लस वाई। अब स्ट्रिंग जो है वो तो स्ट्रेच हो नहीं रहा है, जो स्ट्रिंग का लेंथ पहले था वही स्ट्रिंग का लेंथ अब भी है। तो स्ट्रिंग का लेंथ पहले कितना था, L1 प्लस L2 प्लस L2। यहां से यहां तक स्ट्रिंग L1, यहां से यहां तक L2 और ये भी L2 है, ये L3 है, ये कुछ और है, तो इसको L3 बोलते हैं, L3। जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर लिया है x,
तो ए स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया, L1 माइनस एक्स प्लस ए कितना हो गया, L2 प्लस वाई प्लस ए वाला L3 प्लस वाई, जो कटता है उसे काट देते हैं, L1 L2 L3 कट गया, x कितना आ गया 2y। इसको डबल डॉट कर दें, डबल डॉट में सेकंड 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी देगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सलेशन देगा। एक बार इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसी को डॉट से दिखा रहे थे, वही ज़्यादा अच्छा है ना, इतना कौन लिखेगा। ये वेलोसिटी हो गया, इस डायरेक्शन में जो y जहाँ देख रहे हैं, ये पुली का जो वेलोसिटी है उसका डबल है इस ब्लॉक m1 का वेलोसिटी, और एक बार और कर दे तो ये एक्सलेशन आ गया, और यही है हमारा a1 x वाला जो जहाँ देख रहे हैं x, इसका एक्सलेशन कितना लिखे थे a1 और इसका लिखे थे a2। तो ये चौथा इक्वेशन हमारे पास, पांचवा इक्वेशन आ गया हमारे पास 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल, हम यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, t1 t2 a1 a2 सब कुछ बता सकते हैं। T3 ओके ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है केवल M2 का जो एक्सलेशन है वो बताना है। M2 का एक्सलेशन वही है जो पुली का एक्सलेशन है, क्योंकि ये स्ट्रिंग फिक्स है, यहाँ पर A2 बताना है, ठीक है। A2 कितना है वो हमें बताना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। A2 बताने के लिए क्या करें, हम जो है सो इक्वेशन 2, 3 और 4 तीनों को यदि हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 हम ऐड कर रहे हैं तीनों को। ये T3 कट गया, ये T2 4 किधर है, वो यहाँ पर है, T2 ये भी कट गया, बच गया माइनस T1, और इधर बच गया हमारे पास M2G प्लस M3G, M2G प्लस M3G माइनस T1। राइट साइड क्या बचा, M1A2 प्लस M3A2, M1 और M3 ये दोनों का A2, और यहां पर है IA2 बाय R स्क्वायर। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। अब T1 का वैल्यू पहला इक्वेशन में तो दिया हुआ है, यहां से लिख लेते हैं M1A1 M2 प्लस M3G, T2 जो है सो M1A1 M1 प्लस M3 प्लस I बाय R स्क्वायर A2 आया। A1 का वैल्यू कितना है 2A2 है, राइट, तो हम इसको 2A2 लिख लेते हैं। M3 प्लस M2 ये उलट के लिखा गया, इसको भी इधर ले आते हैं। ये देखिए A1 जो है सो 2A2 है, तो ये हो गया 2M1A2, और 2M1 इधर जाके बन गया, ये M1 कहां से आया, ये तो M2 रहना चाहिए था ना, तो यहां पर मिस्टेक किए हैं। देखिए M2 का जब हम लिख रहे हैं, ये M2G माइनस T3 इक्वल टू M2A2 होगा, ये M2A2 होगा, ये M3 ठीक है, ये M2 होगा, ये भी M2 होगा, और अब यहां से ये जो A1 जो है सो तो डबल A2 है, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया 2M1 प्लस M2 प्लस M3 I बाय R स्क्वायर A2। A2 का वैल्यू पता करना था, A2 निकल गया, M2 प्लस M3 G होल डिवाइडेड बाय 2M1 प्लस M2 प्लस M3 I बाय R स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। M2 कितना है, M2 1 kg है, M3 कितना है, M3 हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें I पता है, राइट, I इज इक्वल टू क्या होता है, ये पुली के लिए है, पुली जो है
यहाँ पर जो पुली देख रहे हैं इसका जो है आई दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है m3 इसका रेडियस स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है क्लियरली कि ये जो है इसको डिस्क एज्यूम करना है। पुली जो है सो डिस्क जैसा होता है, आप देखे होंगे पुली तो वो डिस्क जैसा होता है। कभी कभी रिंग जैसा भी रह सकता है, बीच में खाली कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्क बोला लेने के लिए से। ठीक है, तो यहाँ से m3 हमें मिल गया 2i बाय r स्क्वायर, और सबका वैल्यू रख दें या ठीक है रख देते हैं वैल्यू यहीं पर। 2i कितना बोला है, i क्वेश्चन में बोला है 0.2, r भी इसका 0.2 है, स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 10 kg हो गया। तो m3 हो गया 10 kg, g हो गया g का वैल्यू 10 बोला रखने के लिए रखेंगे। 2m1 1 kg है, m2 ये भी 1 kg है, m3 अभी भी आया 10 kg, i बाय r स्क्वायर, i है 0.2 और r स्क्वायर है 0.2 टाइम्स 0.2। ये हो गया 11g, ये कितना हो गया 2 1 3 10 30, और ये हो गया 1 तो चला गया। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, ये मिस्टेक ये है कि जब हम दोनों ये तीनों इक्वेशन को जो ऐड कर रहे थे 2 + 3 + 4, तो T1 जो है सो जस्ट एक T1 नहीं है, एक -T1 यहाँ है और -T1 यहाँ है, तो ये -2T1 हो गया, ये -2T1 हो गया, तो ये 2 हो गया, और इधर जाके ये 2 डबल हो जाएगा, m1 किधर है यहाँ गया, ये 4 हो गया, डबल हो गया तो 4 हो गया, तो 4m1 हो गया ये, तो ये 4 हो गया। अब ऐड कीजिए 4 1 5 10 15 और ये 5 20, तो टोटल इस तरह से आ गया 11g बाय 20। g का वैल्यू हम 10 बोला लेने के लिए, तो ये कितना आ गया 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 5.5। तो इसमें देखिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं सारे मासेस का, m1 m2 का और पुली का भी, और तीनों के लिए हमने जो है सो रोटेशन ट्रांसलेशनल जो मोशन है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, और रस्सी को हम यदि देखते हैं तो इसका एक्सेलरेशन a1 का एक्सेलरेशन जो है सो a2 का डबल आया। ठीक है, एक इक्वेशन वो हो गया। और उसके बाद में ये पुली जो रोटेट भी कर रहा है, जब नीचे जा रहा है तो रोटेट करते हुए जा रहा है, तो यहाँ इसका जो रोटेशनल डायनेमिक्स भी देखना पड़ेगा, और इसका रोटेशनल डायनेमिक्स देखने के लिए टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाना पड़ेगा। तो इस पर जो टॉर्क लगा है वो T2 - T1 टाइम्स R है, और आई अल्फा हुआ, और आई अल्फा का रिलेशन है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन के साथ में रिलेशन है। v इक्वल टू ओमेगा r आपने पढ़ा है, वहीं पर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, और ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इस रिलेशन को यूज करके हमें केवल जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन रखा, a2 यहाँ पर रखा, a1 और a2 में भी रिलेशन है, और ये 5 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, पांचों को सॉल्व कीजिए a2 के लिए और आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अपवर्ड मशीन इज अटैच्ड इन ए लिफ्ट, ये एक लिफ्ट है, और इसमें एक अपवर्ड मशीन जो है ये वाला, इसको अपवर्ड मशीन कहते हैं, ये जो अटैच किया हुआ है। द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a0, दिखा दिया है। द टू ब्लॉक्स हैव मासेस m1 एंड m2 m2 मासेस है 3 kg और 1.5 kg एज शोन इन द फिगर। द पुल इज लाइट, अब रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं देखना है क्योंकि लाइट बोल दिया मतलब मासलेस, जैसे लाइट कहने का मतलब है मासलेस, इसका मास जो है सो 0 है, और मास 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी क्या होता है m², ये ऑटोमेटिक 0 हो गई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, तो फिर हमें रोटेशनल डायनेमिक्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम ऑफ m1 + m2 g न्यूटन ऑफ फोर्स, मतलब कि यदि हम वैल्यू रख दें इसका तो ये दोनों हो गया 4.5 × 2 9g, ये जो स्ट्रिंग है वो 9g, g को 10 ले लें तो 90 न्यूटन तक का फोर्स जो है वो
संभाल सकता है, उससे ज़्यादा देने से टूट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए नोट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बताना है कि स्ट्रिंग टूटे नहीं, यही क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब ये जो फ्रेम है लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेटेड है, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि हम ऑब्जर्वर को बैठा दें, मान लीजिए आप बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, और आप बैठ के जो है सो ऑब्जर्व कर रहे हो ये सारी इसका मोशन को, तो यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लग सकता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम बता ही दिए कि वो भी कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए इसे इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो जिस भी ब्लॉक पर, ऑब्जेक्ट पर, मास पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हो उस पर जो है एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हम ये दोनों पर लगाने वाले हैं, तो ये दोनों पर ही जो है एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे। और स्यूडो फोर्स कितना होता है, स्यूडो फोर्स होता है इसका मास m1 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ए नोट, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट, ये ऊपर जा रहा है तो इस पर नीचे लगेगा, ये स्यूडो फोर्स हो गया। m2 ए नोट, ये भी स्यूडो फोर्स हो गया। ये दोनों ही स्यूडो फोर्स है। इस स्यूडो फोर्स को आपने लगा दिया है, अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए फ्री हैं। लेकिन ये स्यूडो फोर्स तो ठीक है, स्यूडो फोर्स है, लेकिन इसके अलावा इसका तो वेट अपना काम करेगा ही, m1g, इसका भी वेट अपना काम करेगा m2g। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट अपना है और दूसरा स्यूडो फोर्स। इस पर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपना वेट और दूसरा स्यूडो फोर्स। अब मान लीजिए ये जो है बैठ कर आप देखोगे कि इसका मास बड़ा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, किसी एक्सलेशन से आप देख रहे हो। अब आप यहाँ बैठे हो, अब लिफ्ट आपके लिए नहीं चल रहा है, अब आप जो सो केवल ये देख रहे हो कि ये बस सिंपली जैसे जमीन पर होता है ऑटो मशीन, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, वही आप देखोगे और बस वही देखना है आपको। क्योंकि अब ये जो पूरा ऊपर जा रहा है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स लगाकर हमने इसको रोक दिया, हमने इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले आया है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर जो देख रहे हो बस उसी को देखो। तो यहाँ पर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, m1 पे लगाते हैं, इस पर कोई टेंशन है, ठीक, ये फ्रिक्शन लेस है और लाइट भी है, लाइट है और फ्रिक्शन लेस है, तो इधर स्ट्रिंग में टेंशन दोनों तरफ सेम हो गया। यदि इसका मोमेंट में इनर्शिया होता तब दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं रहता। यदि मोमेंट में इनर्शिया होता भी और ये पूरा फ्रिक्शन लेस होता तो भी टेंशन दोनों तरफ सेम होता। क्यों? क्योंकि घूमता ही नहीं। यदि ये पूरा स्लिप करे, फ्रिक्शन रहे ही नहीं और ये वेट भी है, क्या फर्क पड़ता है, रस्सी जो आराम से इधर से जा रहा है उधर से निकल आएगा, ये घूमेगा ही नहीं। और यदि घूमेगा ही नहीं तो इसका आई रहे या ना रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं m1 का। ये ऊपर जा रहा, ऊपर का फोर्स ज़्यादा है T, नीचे में फोर्स कितना है m1 टाइम्स g प्लस a नोट, दो फोर्स है। ये m1 किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, किस एक्सलेशन से, ये वही एक्सलेशन से ये भी जाएगा। इक्वेशन 1 m2 को देखिए, ये नीचे जा रहा है m2 g प्लस a नोट माइनस t m2a। ये दोनों का अलग अलग लिखने का जरूरत भी नहीं था, आप सिंपली कह सकते थे दोनों एक सिस्टम है, दोनों एक ही एक्सलेशन से जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है। एक ही तरफ कहने का मतलब है ये ऊपर ये नीचे जा रहा है तो आप बोलोगे एक ही तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों ही रस्सी के एक ही तरफ जा रहा है ना, ये इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसको यदि हम सिंपली ऐसे कर देते जमीन पर तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों को एक मास में कंसीडर कर सकते थे और उसका एक्सलेशन सिंपली कर सकते थे। जो फोर्स लग रहा है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन भूल जाते हैं, और इस पर पीछे कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों का माइनस डिफरेंस जो है F1 माइनस F2 बाय दोनों का मास, ऐसे कर सकते थे। यहाँ पर देखिए वही बिल्कुल आएगा, यदि दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों कट गया और क्या आ गया आपके पास आ गया m2 माइनस m1 g प्लस ये m, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, और इधर हो गया m1 प्लस m2। एक्सलेशन आ गया यहाँ से, चाहे यहाँ से लिखते या यहाँ से लिखते। यहाँ पर जी देखिए जो जी आपका चेंज कर गया, जी जो है सो आप जी इफेक्टिव बन गया, और जी इफेक्टिव कितना है, जो ओरिजिनल जी है प्लस एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट,
यदि यह लिफ्ट नीचे जाता तो यहाँ पर जी ए के प्लस ए नॉट की जगह माइनस ए नॉट होता। तो ये यहाँ पर आपको मिल गया m2 माइनस m1 जी प्लस ए नॉट होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन ए क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, ए में पूछा है कि उसमें कि मैक्सिमम ए नॉट कितना होगा कि ये टूटे नहीं। तो हम क्या करें, हम पहले इसका टेंशन ही निकाल लें और देखेंगे कि जब उस टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तब ए नॉट का वैल्यू कितना आता है। तो हमें टेंशन निकालना है, तो ठीक है टेंशन निकालना है तो हम यहाँ पर अच्छा किए होते कि ए को ही एलिमिनेट कर दिए होते, लेकिन कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 से जो है टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन हो गया m1 जी प्लस ए नॉट इक्वेशन 1 से, प्लस m1 ए की जगह पर ये सारा वैल्यू जी प्लस ए नॉट होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जो दोनों में टर्म में कॉमन है उसको करते हैं कॉमन, m1 दोनों में है और ये जी प्लस ए नॉट कॉमन दोनों में है। m1 जी प्लस ए नॉट ये कॉमन है, पहला में क्या बचा 1, दूसरा में क्या बचा m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई कीजिए, m1 प्लस m2 और m2 दो ठो हो गया, m1 खत्म हो गया, ये टेंशन आ गया आपका। टेंशन आ गया 2m1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स g प्लस ए नॉट नीचे। अब इस टेंशन को यदि मैक्सिमम होना है, ए को यदि मैक्सिमम हम रख देते हैं तो टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी सारे कांस्टेंट हैं, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। ए नॉट को वेरी हम कर सकते हैं, उसने पूछा ए नॉट मैक्सिमम कितना होगा कि ये टूटे नहीं, हम रख देते हैं ए नॉट यदि मैक्सिमम हमारा ये है ताकि टेंशन मैक्सिमम हो जाए। ये बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। तो टी मैक्सिमम उसने दिया है, कितना दिया था, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 g, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 g, ये वैल्यू दिया था उसने। यहाँ पर जो है सो ट्वाइस ऑफ m1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जी प्लस ए नॉट मैक्सिमम, ये हम निकालना है। ये 2 और 2 चला गया, ये इधर आ गया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जी इक्वल टू m1 m2 जी प्लस ए नॉट मैक्सिमम, ये है। अब ए नॉट मैक्सिमम कितना हुआ यहां से देख लीजिए, ए नॉट मैक्सिमम कितना हुआ, ये हो गया m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जी माइनस m1 m2, टोटल जी है, जी इसको बाहर कर देते हैं यहां से, और नीचे नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है। ये हो गया m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जी बाय m1 m2 माइनस जी, इतना हो गया। अब वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चाहे तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 और m2 का वैल्यू कितना है, m1 है 1.5 kg, m2 है 4.5 kg, 4.5 नहीं 3 kg है शायद, देखने पर 3 kg है। ये दोनों का स्क्वायर 1.5 टाइम्स 3, ये g है माइनस जी। यहाँ पर इस नंबर को देखिए, ये बहुत स्पेशल नंबर है, 1.5 एंड 3, ये दोनों का सम और प्रोडक्ट सेम है। 1.5 टाइम्स 3 4.5, 1.5 प्लस 3 4.5, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ना। दोनों को ऐड कीजिए तो भी उतना ही मिलेगा, मगर प्रोडक्ट कीजिए तो भी उतना ही मिलेगा। 4.45 टाइम्स 4.5 4.5, ये खत्म, कितना बच गया 3.5 जी, ये आपका आंसर, ये नॉट मैक्सिमम का वैल्यू है। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि ए नॉट मैक्सिमम 3.5 जी है, ऑप्शन नंबर 3।
तो इसमें आपको बस क्या करना है, ये सबसे पहले देखिए लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केवल इनर्शियल फ्रेम में लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास टाइम एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन होता है जिधर एक्सलेशन फ्रेम का जिधर एक्सलेशन का डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन है, और तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाकर जो भी चीज़ हमें निकालना है निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोर्स थ्योरी से क्वेश्चन है। सपोज पोटेंशियल बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पर जो है स्प्रिंग एनर्जी V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के आर स्क्वायर। ये जो है सो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। Assume Bohr's model to be valid for this system. The variation of Rn with n, where n is principal quantum number, h कौन सा होगा? Rn कैसे वेरी करेगा n के साथ? तो देखिए, यदि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? उसका डेरिवेटिव विद माइनस साइन, माइनस हाफ के, ये हो गया 2r, मतलब माइनस के आर, ये फोर्स में निकल गया। अब हमारा सर्कुलर मोशन देखते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। हाँ, वो सही है, लेकिन मान लीजिए किसी एलियन वर्ल्ड में, किसी एलियन यूनिवर्स में ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो ये हाफ की आर स्क्वायर है। ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ऐसा बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए यदि है ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम जानते हैं ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विथ कांस्टेंट, यहाँ पर वो ना होकर ऐसा होता तो यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन हम लगाते, सर्कुलर मोशन लगाते, ये फोर्स देखिए अट्रैक्टिव फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या करेगा, चारों तरफ घूमने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर। तो mv स्क्वायर कितना आ गया, के आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, हम बाद में बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ऊपर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे से भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आ गया, mvr का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ गया k टाइम्स m टाइम्स r टू द पावर 4। ये हमारा इक्वेशन होगा। अब चलते हैं बोर्स थ्योरी पर। उसने कहा कि बोर मॉडल यहाँ पर भी वैलिड है। बोर्स थ्योरी पर चलते हैं, या बोर्स मॉडल जो भी कहिए। क्या है बोर्स मॉडल? मेन चीज जो बोर्स ने बताया, उसने बहुत सारे बोले कि ठीक है यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर नहीं लगा सकते, केवल कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। और उसको उसने कैसे डिफाइन किया, उसने क्वांटाइज किया उसके एंगुलर मोमेंटम से, और उसी से डिफाइन किया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h/2π होगा। h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ये एंगुलर मोमेंटम जो है सो हर जगह नहीं होगा। n देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे। तो एंगुलर मोमेंटम जो है सो h/2π का 1 टाइम्स मैंने फर्स्ट ऑर्बिट, 2 टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट, ऐसे करके डिफरेंट ऑर्बिट में होगा। वो दोनों ऑर्बिट के बीच में चक्कर नहीं लगा सकते। यही मेन चीज है बोर्स थ्योरी का। बोर महोदय ने जो यही मेन चीज बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सो चारों तरफ चक्कर नहीं लगा सकते, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकते, केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं जहां पर ये एंगुलर मोमेंटम जो है सो h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा करने से क्यों ऐसा कह रहा है उसने, देखिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये दोनों ड्यूअल बिहेवियर दिखाते हैं। ये पार्टिकल भी हैं तो वेव भी हैं, और यदि ये वेव हैं तो इसका वेव को एक कंप्लीट, मतलब कि यहाँ पर जो है सो क्या होगा कि एक वेवलेंथ आ जाना चाहिए। ठीक है, सो कैसे इसको बनाऊं, ऐसे मान लीजिए बना रहे हैं, ऐसे मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे
ये क्या बनाया, कितना वेव आया यहाँ से, एक वेव ये हुआ, एक वेव ये हुआ, 2 वेव आया इसमें। एक्चुअली ये n=2 के लिए वैलिड था। ऐसे ही ये जो सर्कमफेरेंस है इसका, एक वेवलेंथ दे रहा है या 2 वेवलेंथ दे रहा है या 3 वेवलेंथ दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो यदि एक वेवलेंथ दे रहा है तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो आएगा h/2π। 2 वेवलेंथ दे रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आता है h/2π का 2 टाइम्स। वो मैं अभी निकाल कर आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन यही इसका मेन आइडिया है। और इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। जब इस सिचुएशन में रहता है तो ये एनर्जी लॉस नहीं करता है। जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बोस मॉडल का था वो यही था कि भाई, या इसके पहले रदरफोर्ड ने भी बोला था कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मुताबिक यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करता है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो रेडिएशन देगा, वो जो है सो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यदि एनर्जी कुछ दे रहा है तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, इसको ये ऐसे घूमने लगेगा, मानी कि इसका एनर्जी कम हो गया है तो धीरे धीरे जाके इसका रेडियस छोटा होगा और फाइनली ये कोलैप्स कर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में। तो इसका स्टेबिलिटी अगेंस्ट जो है, इस एटम का स्टेबिलिटी खत्म हो गया, राइट। लेकिन वो स्टेबल है, फिर भी स्टेबल है। क्यों? तो बोर ने कहा कि वो मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं कि ये कहीं भी नहीं घूम सकता, केवल कुछ ही जगहों में घूम सकता है जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम ये है। तो बाद में डी ब्रॉय जो है उसने ड्यूअल वेव थ्योरी दिया, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें करके देखा गया कि स्टेशनरी वेव है। और जब भी स्टेशनरी वेव होता है तो हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आप वेव मोशन में पढ़ेंगे कि वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफर केवल प्रोग्रेसिव वेव में होता है और ये स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी ये लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से नहीं निकलता है। फिर बाद में बोर ने कहा कि यदि ये हमारा यदि न्यूक्लियस है और ये है 2 ऑर्बिट है, ऐसा एक n=1 है यहाँ पर जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है, यहाँ पर जिसका एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स h/2π है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करते हैं तो इसका एनर्जी में जो डिफरेंस है वो निकलता है लाइट के रूप में, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। लाइट नहीं कर सकते हमेशा, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नहीं होता। तो एनीवे, तो इसको मुझे यूज करना है। और एल कितना होता है? एल होता है MVR का। कैसे? एल जो है सो R×P होता है, राइट। R जो है सो R है और P जो है सो MV है, और दोनों के बीच का एंगल अभी इस केस में देख लीजिए, यदि इस तरह से सर्कुलर पाथ में है तो 90 डिग्री है। वेलोसिटी किधर है? इधर। R किधर है? इधर। ये टेंजेंट हो गया और ये रेडियस हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, वो 90 डिग्री हो गया। तो L जो है सो MVR हो गया। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया था कि MVR में आ जाए। और यदि अब MVR आ गया तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर NH/2π सब्स्टिट्यूट कर देंगे, NH/2π सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इधर है K × N × R⁴। अब बताइए, बाकी सब तो कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट नहीं है? एक N पर वेरिएशन मुझे देखना है, और मैंने क्या बोल दिया था, N भी कांस्टेंट है, नहीं H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर R⁴ जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया, सब कुछ कांस्टेंट है केवल n² के। तो R जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया n का 2⁴, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया n। ये आपका आंसर हो गया। ये R जो है, R में nth ऑर्बिट में जब है तो इसको यदि हम nth लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हर जगह मुझे इसका nth लिखना पड़ता है। ये nth ऑर्बिट में है जब, तो nth ऑर्बिट में जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है √n के। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे देते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देते हैं I/H से, राइट, या M/H, जो भी कहना हो। कहने का ये मतलब है, इसको I के हैं, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है H की। H जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी मटेरियल पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है।
ठीक है। और ये जब बढ़ता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के वही कांस्टेंट जो है सो हमारा ससेप्टिबिलिटी है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 4 मटेरियल है, उसमें से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव है। निगेटिव है मतलब H को हम जब बढ़ा रहे हैं तो I जो है सो निगेटिव हो जा रहा है, उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो निगेटिव हो जा रहा है। वो किस में होता है? वो होता है डायमैग्नेट्स में। क्यों? उसमें क्यों होता है, बाकी सब में क्यों नहीं होता है? देखिए पैरामैग्नेट में जो है या फेरोमैग्नेट में जो है, एंटी फेरोमैग्नेट में है, ये सभी में जो है जो मटेरियल है उसका अपना एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सबके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ, इसके पास भी है, इसके पास भी है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये 0 है। ठीक है। और जब इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस सबको अलाइन कर देता है। यूजुअली इसका जो है मैग्नेटाइजेशन 0 रहता है बिना फील्ड का। क्यों? क्योंकि किसी का मैग्नेटाइजेशन, एक एटम का मैग्नेटाइजेशन इधर है, दूसरे का इधर है, तीसरे के इधर है, रैंडम रहते हैं, और सबको एवरेज करें तो 0 आता है। लेकिन इंडिविजुअल जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। और जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं, और इसलिए इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। फेरोमैग्नेट में तो क्या होता है, इसमें तो आपको ये कह सकते हो कि डोमेन्स होते हैं, ऐसे डोमेन्स होते हैं। इस डोमेन्स में ऑलरेडी बिना किसी फील्ड का ही सारे का मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा डायरेक्शन में, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर सब एक ही डायरेक्शन में, और जब एवरेज करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं, ये इसका 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 सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो एक डायरेक्शन में हो जाता है, और ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और ये बहुत देर तक रह भी जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यदि हटा लेंगे तो भी रह जाता है, क्योंकि डोमेन में है। तो इसलिए इसका जो सो ये ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसमें फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन आ जाता है फील्ड अप्लाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पर वो फील्ड है, वो मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, या फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसमें इंड्यूस करता है मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन लेंज लॉ के मुताबिक इसने जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस किया है, मैग्नेटाइजेशन क्या है मैंने आप कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, करंट इसमें प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो है, जैसे लेंज लॉ में कहा गया ना कि वो जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जो भी है वो प्रोड्यूस्ड होता है, वो चाहता है अपने क्रिएटर को ही अपोज करना, उसी को अपोज करता है। तो फील्ड जिधर है ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में ये बनेगा, इसका मैग्नेटाइजेशन जो आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड एच जो है पॉजिटिव दे रहे हैं, आई जो है सो नेगेटिव आ गया उसको अपोजिट डायरेक्शन में, और रिजल्ट का आई जो है सो नेगेटिव हो गया। लेकिन ये बहुत स्मॉल होता है, याद रखिएगा, बहुत छोटा होता है। पैरामैग्नेट है, इसमें म्यू पॉजिटिव होता है, ये काई जो है सो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो भी स्मॉल होता है। इसमें बहुत बड़ा होता है, ये पॉजिटिव भी है और बहुत बड़ा भी है, बिग। इसमें भी बड़ा होता है, पॉजिटिव है और बड़ा होता है। फेरोमैग्नेट में क्या होता है कि ये सारे एक डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है एक डायरेक्शन में नहीं रहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ऐसे इस तरह से एंटी फेरोमैग्नेट रहते हैं। ये जो पेयरिंग है यहाँ पर इस तरह से रहते हैं, हर एक अप के साथ में एक डाउन स्पिन भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेट्स है उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following pair can represent Brewster's angle and critical angle theta c for a pair of optical media? ये मीडिया है हमारे पास, एक ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, इधर से लाइट आया, ठीक है, इधर से निकल गया। ये पहले ब्रूस्टर्स एंगल क्या है? यदि ये अनपोलराइज्ड लाइट है और ये ब्रूस्टर्स एंगल पर आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि थीटा बी है, ब्रूस्टर्स एंगल है, तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये हम क्या दिखा रहे हैं? अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना,
तो ये प्लेन में भी है और इसका परपेंडिकुलर में भी है, दोनों में हम दिखा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर और ये प्लेन में है। ये जब रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है उसका जो है सो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मतलब ये पोलराइज्ड हो गया और भी फुली पोलराइज्ड हो गया। और ये यहाँ पर मेनली तो है ये इन फील्ड है, लेकिन थोड़ा सा छोटा मतलब साइज यहाँ पर बड़ा साइज करते हैं, यहाँ भी बड़ा करते हैं। ये छोटा मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन में भी है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कहते हैं पार्शियली। ये भी पोलराइज्ड है, मेनली ये इन प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी है, आउट ऑफ प्लेन भी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, पार्शियली पोलराइज्ड है ये। और उस केस में ये दोनों के बीच में एंगल जो है सो 90 डिग्री होता है। तो यहां से आप निकाल कर देखो, स्नेल्स लॉ लगाओ तो आएगा, स्नेल्स लॉ मान लीजिए लगा दें आप, साइन थीटा बी इज इक्वल टू इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टाइम्स साइन आर, और साइन आर कितना है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये हो गया है आर इजकल टू 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ये तीनों मिलके 180 है, अकेले 90 है, ये दोनों मिलकर वो 90 हुआ। ये थीटा बी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बी, वो लिखा म्यू कॉस बी, कॉस थीटा बी, इसको थीटा बी कह रहे हैं ना। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, tan थीटा बी। ये होता है ब्रीवेस्टर्स एंगल। यदि हमें पता है तो जो डेंसर मीडिया है ये, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। और यदि हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा से कितना होता है, ये होता है 1/μ। आप क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ से लाइट जाना पड़ेगा, राइट, डेंसर से रेयर में, लेकिन वो सब हमें यहाँ कुछ जरूरत नहीं, जैसे हमें इसका क्रिटिकल एंगल बताना है। तो ये देखिए साइन थीटा सी हो गया 1/μ और 1/μ हो गया 1/tan थीटा बी, तो ये आ गया कॉट थीटा बी, साइन थीटा सी इक्वल टू कॉट थीटा बी। ये रिलेशन आ गया क्रिटिकल एंगल में और ब्रीवेस्टर्स एंगल में। आप देखिए इसको कौन सेटिस्फाई करता है, साइन थीटा सी इक्वल टू कॉट थीटा बी। ये जो चार पेयर दिए हैं उसमें से कौन कौन इसको सेटिस्फाई करता है वो देखिए। पहले तो देखिए ये गलत है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर 3, साइन का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 1.73 है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। बाकी जगह ठीक ठाक है, लेकिन आप देख लीजिए वैल्यू यहाँ पर कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है, यदि थीटा भी 45 डिग्री है तो कितना हो गया, 1 हो गया। साइन थीटा सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, नहीं ये नहीं हुआ। ये थीटा यदि 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया, कॉट 60 डिग्री 1/√3। हाँ, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/√3, तो ये सही है। ये वाला भी देखना है, यदि थीटा बी इक्वल टू 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3, √3, तो थीटा सी होना चाहिए साइन इनवर्स √3। वो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स √3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वैसे भी ये गलत है। यदि यहाँ पर हम राइट, ये दोनों तो सेम है ना, नहीं सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते थे यदि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू ये कितना है, ये हो गया √3, तो थीटा सी इज इक्वल टू आप कह सकते थे साइन इनवर्स √3। लेकिन ये सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा सी का वैल्यू √3 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये ब्रीवेस्टर्स एंगल पॉसिबल ही नहीं है, थीटा भी 30 डिग्री हो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसको सही मत कर दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 या 5वां क्वेश्चन आज के टेस्ट के लिए। दूसरे टेस्ट का भी सोल्यूशन से आएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले ये आपके लिए यूजफुल है, ताकि हम और वीडियो बनाएं इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।